नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश एक बार फिर चुनावी माहौल की तरफ बढ़ गया है। आज इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में आपको पता ही होगा, अब तक चल गया होगा पता कि अब जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है, यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव होंगे। और वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। यानी एक बार फिर 4 तारीख बीजेपी के भविष्य का फैसला करने जा रही है। इससे पहले 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए थे, वहां भी 4, यहां भी 4, वहां भी नतीजे, यहां भी नतीजे। इसके बाद 4 जून को जो नतीजे आए थे, उसके बाद मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका तो मिल गया, लेकिन और कल लाल किले से नरेंद्र मोदी ने फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी कर दी। लेकिन आज चुनावों की घोषणा हुई तो उसमें महाराष्ट्र और झारखंड का नाम नहीं था, जिसके बाद पूछा जा रहा है कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा सकते तो मोदी पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात क्यों करते हैं। पहले नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं। कल लाल किले की प्राचीर से 1 नेशन 1 इलेक्शन की वो बात कर रहे थे और आज इन 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा न करके चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा, उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव की घोषणा। क्या इस देश में नरेंद्र मोदी जिस 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं वो भी एक जुमला छोड़ते हैं, शिगुफा छोड़ते हैं, या इस देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, या खुद नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन कुछ और सोच रहा है और वो कुछ और सोच रहे हैं। पहले सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी को। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो कह रहे हैं कि देश को एक बार आगे आना होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। देश तो आगे आने के लिए तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप क्यों पीछे ले जाना चाहते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पवन खेड़ा ने इस बारे में आज कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले देखिए 4 राज्यों में चुनाव भी नहीं करवा पाते हैं एक समय। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। हमने तो सोचा था कि 4 राज्यों की होगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने बोला था, बड़ी ऊंची आवाज में बोला था, लाल किले से बोला था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 4 राज्यों के इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के नारे क्यों देते हैं। रही बात इन 2 राज्यों की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक मांग रही है पिछले 5 साल कि उनकी राज्य का दर्जा उनसे छीन लिया गया। हम उस मांग में उनके साथ खड़े हैं। उल्टा अब ये हुआ कि LG के पावर्स और बढ़ा दिए गए, तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और ये पूरा चुनाव इस मुद्दे को लेकर हम आगे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आने वाले दिनों में हम स्पष्ट करेंगे कि हम इस चुनाव को कैसे और किन मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन इतना आप जान लें कि यह दोनों राज्यों में चुनाव कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। आने वाले दिनों में हम आपको अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो यहां आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो बात कह रहे थे। ये महत्वपूर्ण बात, एक तरफ कांग्रेस आने वाले चुनावों में किन रणनीतियों के साथ आगे जा रही है इस बारे में, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की। आप 4 राज्यों के चुनाव तो एक साथ करवा नहीं सकते और आप कल लाल किले से कह रहे थे कि 1 नेशन, देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। खैर, मान लेना चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी मोदी का एक जुमला ही है। वैसे इन विधानसभा चुनावों की खास बात यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में सीधे 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तब यहां PDP के साथ BJP की गठबंधन सरकार थी।
2014 में नवंबर महीने में चुनाव के बाद पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर वहां गठबंधन की सरकार बनाई थी और गठबंधन 2018 में टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसके बाद 2019 में आर्टिकल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर परिसीमन करके सीटें भी बढ़वा ली गई। ये सब बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया, लेकिन लद्दाख में बीजेपी कमजोर हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में उसका क्या हाल होगा ये चुनाव, आने वाले जो चुनाव हैं वो बता ही देंगे। वैसे यहां अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग उठने लगी है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं जो बीजेपी की मदद के लिए किए गए लगते हैं। इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं कि लगभग 2000 तबादले कर दिए गए जम्मू कश्मीर में। क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, सुनिए। से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे आगे तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी तो बात करते रहेंगे। सही है ना? देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप तो सुन रहे थे आप उमर अब्दुल्ला को, ये अपनी बात रख रहे थे और ट्रांसफर से लेकर आगे क्या कुछ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर का जिक्र यहां पे इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अगर 10 सालों की कोशिश के बावजूद प्रशासन में दबाव के जरिए चुनाव जीतने की योजना बना रही है तो फिर समझा जा सकता है कि उसे खुद अपनी नीतियों पर यकीन नहीं है और वो मानती है कि जनता उसे पसंद नहीं करती। वैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है क्योंकि 1 दशक के बाद वहां लोगों की चुनी हुई सरकार के आने का रास्ता अब बना है, साफ हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें हरियाणा, तो हरियाणा में भी चुनाव से पहले बीजेपी जाति समीकरण से लेकर बाबाओं के सहारे तक रास्ते जो है वो सारे रास्ते तलाश रही है। आप जानते हैं कि अभी फिर से गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी पस्त हो चुकी है। उसने कांग्रेस से कुछ नेता तोड़े भी हैं, लेकिन जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं उन्हें यकीन है कि इस बार कांग्रेस ही जीतने जा रही है। हरियाणा की बात कर रहा हूं और हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ दिनों पहले आ गए थे लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। पहले हो रहे हैं लेकिन दूसरा सवाल आप ये करेंगे कि क्या कांग्रेस की तैयारी है, तो हमारी पूरी तैयारी है और तैयारी भी इसलिए कि जब लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए हैं उसके फ़ौरन बाद कांग्रेस पार्टी को एहसास था कि अक्टूबर में चुनाव होने असेंबली के हरियाणा में, इसलिए उसी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे से इतर विधानसभा को आप देखते हैं या चुनाव परिणाम उसी तरह के रहने के आसार आपको लगते हैं? देखिए, इसका अगर आप ज़्यादा सही इसका विश्लेषण करें तो
2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी और बड़े मार्जिन से 58% के करीब वोट मिला था। और जब विधानसभा का चुनाव आया तो 40 पे आके रुक गई गाड़ी और बहुत बड़ी लगभग 12% का वोट फॉल हुआ था उनका। और अब जो मेरी समझ है या जो मेरा राजनीतिक अनुभव है एक लंबा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं ही नहीं। दूसरी बात ये कि जो तो सुन रहे थे आप, यहां चौधरी बीरेन्द्र सिंह अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा में क्या कुछ होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी नजर आती है हरियाणा में, ये तमाम बातें यहां रखते हुए तो कुल मिलाकर यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है और हरियाणा में भी वो जीतने के आसार उसके नहीं हैं। जबकि 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदल दिया है। उसके बाद खट्टर की जगह खट्टर को ले आए, अब सीधे लोकसभा में चुनाव जितवाकर मंत्री बना चुके हैं और उसके बाद भी आसार नजर नहीं आते, अच्छे आसार नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा अब अगर 2 और राज्यों की बात करें जिसमें झारखंड है और महाराष्ट्र है, तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर दोनों राज्यों की चुनावों की घोषणा यहां न होने से भी बीजेपी की कमजोरी सामने आ चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे ने तो ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को हराना ही उनका मकसद है और इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जिसे सीएम का चेहरा बनाएगी वो उनका समर्थन करेंगे। यानी उद्धव ठाकरे पहले से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे सीएम की कुर्सी चाहिए। इन हालात में क्या अब बीजेपी खुद को संभाल पाएगी? ये बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा हुई लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई? इन तमाम मसलों पर चर्चा के साथ साथ कैसे इन चारों राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है और इसके साथ साथ 47 उपचुनाव होने हैं, 47 सीटों पर 47 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 46 सीट्स विधानसभा के हैं और 1 सीट लोकसभा, यानी 1 सीट जो लोकसभा की है वो है वायनाड की सीट। सवाल पूछा गया राजीव कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उपचुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वायनाड में आपदा आई है, इसलिए हम वहां चुनाव लैंडस्लाइड के कारण हमने चुनाव नहीं करवाया और करवाने की अभी घोषणा नहीं कर सकते। और दूसरा जो बाकी बचे 46 सीट हैं वहां भी मानसून का असर है, इसलिए नहीं। मौसम जबकि हसीन है और ऐसे में चुनाव करवा सकते थे, मानसून का असर अभी जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन चुनाव करवाना वहां मजबूरी इसलिए है क्योंकि लोग इधर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना होगा।